प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पनामा लीक्स के बाद पेंडोरा लीक्स के नाम से बहुत बड़े की तादाद में डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जिनकी तादाद 1,19,00,000 बताई जाती है, ये डॉक्यूमेंट्स अब से 2.5 घंटे के बाद रिलीज़ होने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि इसमें जो पनामा लीक्स में पाकिस्तानियों के नाम शामिल थे, इन डॉक्यूमेंट्स में उससे भी ज़्यादा पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। ये जो दुनिया की सहाफ़ती तारीख़ है, उसकी सबसे बड़ी तहकीकात इनको माना जा रहा है, क्योंकि इसमें दुनिया के 117 मुल्कों के 150 मीडिया के इदारों के 600 से ज़ायद रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया और इसकी तहकीकात मुकम्मल की हैं। और अब से कुछ घंटों के बाद, कोई 2.5 घंटे के बाद ये डॉक्यूमेंट सामने आएंगे तो पता चलेगा कि किन किन लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं और कौन कौन से लोग अपनी नाजायज़ आमदन से ऑफशोर कंपनियां बनाने में कामयाब रहे हैं और उसके ज़रिए से कारोबार करते रहे हैं। तो ये तफसीलात सामने आएंगी तो इस पर बहुत तफसील से बात हो सकेगी, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें, इसके बहुत से पहलू हैं जिस पर अभी हम गुफ्तगू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे अहम सवाल यह है कि पनामा लीक्स ने पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसको बदल के रख दिया था, तो क्या इस तरह का कोई इम्पैक्ट इस मरतबा भी क्रिएट हो सकता है? मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग रहनुमा, बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपका। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इसके अलावा राजा आमिर अब्बास साहब कानूनी पहलुओं पर हमारे साथ हमसे गुफ्तगू करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। अली गौहर बलोच साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपको लगता है कि पनामा लीक्स की तरह इसका भी वही इम्पैक्ट होगा जिसने तो पाकिस्तान की सियासी तारीख को बदल के रख दिया था? ऐसा ही इम्पैक्ट आप देखते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज होने वाले हैं थोड़ी देर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो अब डॉक्यूमेंट सामने आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन एक सियासी कारकुन की हैसियत से जो मेरे ज़हन में सवालात उठते हैं, ये कुछ अभी ये पेंडोरा लीक्स जो हैं वो सामने नहीं आई, लेकिन हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर के ऊपर ज़मार की प्रॉपर्टी का जिक्र ज़रूर आया है कि वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि भाई ये एक मतलब है कि न्याजी साहब के भी मतलब है कि वो ज़मान पार्क की प्रॉपर्टी भी शायद किसी वो उसमें है जो मतलब है कि ये ऑफशोर कंपनियां बनी हैं, उसका भी जिक्र है उसमें। और मतलब है कि इसकी पहले से ही सफाइयां देनी शुरू कर दी गई हैं। आपको याद होगा फरीदुद्दीन नामी एक शख्स मंजर आम पर आए हैं, वो ये कहते हैं कि ये 2 ज़मान पार्क मेरा घर है, इमरान खान का घर नहीं है, और ये मेरी ऑफशोर कंपनी है, और उसको वो तस्लीम कर रहे हैं, ये फरीद नामी शख्स जो हैं। तो अगर वो तस्लीम कर रहे हैं कि ये मेरी ऑफशोर कंपनी है और मैंने बनाई है, तो क्या फिर भी आप ये शक करेंगे कि वो इमरान खान ही के है, क्योंकि 2 ज़मान पार्क एक एड्रेस पे 2 घर? देखें, ये तो तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन काबिल बात यह है कि पाकिस्तान में जो है ना वो 2 तरह का तरीका इंसाफ चलता है। जब पनामा लीक्स में 200 बंदों के नाम आए थे तो ऑफशोर कंपनियों में, तो आप बताएं कि 200 बंदों में से कितने लोग थे? हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पर तो कोई कंपनी नहीं निकली थी, और फिर उसके बाद आपको पता है पनामा से शुरू होकर अकामा के ऊपर उनको सजा सुनाई गई। फिर इसमें काबिल जिक्र बात यह भी है कि 2 तरह के कानून इस तरह से है कि जब इमरान खान के घर वाला पैसे की बात हुई तो वो शायद बैंक भी बंद हो गए। 2005 की कोई ईमेल्स का जिक्र किया गया जमाइमा साहिबा की तरफ से, और उसके बाद जो कतरी खत मियां नवाज शरीफ साहब के लिए आया उसका इस पाकिस्तान में एक मखसूस तबका की तरफ से उसका तमस्खर और मजाक भी उड़ाया गया। देखें, उसके बाद फिर आपका ख्वाजा साद रफीक के केस में देख लें, जिसमें के मतलब है कि वो साफ जो मतलब है कि जजमेंट्स आई जिसमें ये जिक्र किया गया कि जो हमारा नैब है ये ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर अभी पिछले दिनों में जो मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि ये जो मतलब है कि एक परसेप्शन पाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के मतलब है के बारे में, इसको भी दूर करना चाहिए कि जिसमें इंसाफ नहीं हो पा रहा। लेकिन मेरी गुजारिश, मैं अपनी बात को समेटते हुए देखिए, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त काबिल जिक्र बात यह, जब हम पाकिस्तान में इन चीज़ों की, यहाँ तो व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको पता है कि वो मतलब है कि JITs बनी और फिर जिस तरह से एजेंसी के लोगों को भी शामिल किया गया, लेकिन गुजारिश करने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की हुकूमत के नित रोज नए रोज जो स्कैंडल आ रहे हैं, जिसमें सबसे BRT पेशावर का है, जिसमें आटा और चीनी चोरों का जिक्र है, जिसमें कोरोना के फंड के ऊपर खरबों रुपए की बेज़ाब्तगियां हैं, मतलब बेशुमार इल्जामात हैं, लेकिन
ऊपर रिंग रोड का स्कैंडल है, उनके ऊपर कोई नैब, कोई इदारा पाकिस्तान का तहकीकात क्यों नहीं करता? अगर ये कोई नया पंडोरा बॉक्स खुला भी तो उसका अगर इस मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत को भी इसने प्रोटेक्शन देनी है हमारे निजाम ने, तो फिर इस तरह के कई पंडोरा बॉक्स ये भी तो नहीं पता ना बलोच साहब के इसमें पीपल्स पार्टी का नाम आते हैं, मौजूदा हुकूमत के नाम आते हैं, नून लीग के नाम आते हैं, या तीनों के नाम आते हैं, ये भी पता नहीं है। लेकिन दो सवाल आपने जो उठाया ना, वो दो सवाल मैं ले जाता हूं शौकत यूसुफजई साहब के पास। एक तो आपने ये कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यूसुफजई साहब वो कह रहे हैं कि आपने पहले ज़मान पार्क का जिक्र करना शुरू कर दिया और सफाइयाँ एक दिन पहले देना शुरू कर दी हैं, तो इससे जाहिर होता है कि आपका भी नाम इसमें शामिल है या चोर की दाढ़ी में तिनका है। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो पिछले पनामा पेपर्स आए थे उसमें 200 पाकिस्तानियों के नाम थे, आपने एक ख़ानदान का एहतसाब किया और एक ख़ानदान के ख़िलाफ़ आपने एक्टिव हुए, तो बाकी लोगों का एहतसाब नहीं हुआ, तो वो क्या जिम्मेदारी नहीं थी हुकूमत की कि उनको भी प्रोब करता? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने क्वेश्चन क्या पूछा और डिस्कशन क्या हो रही है, और उनकी सुई वहीं इमरान खान के ऊपर अटकी हुई है। मसला ये है कि देखिए, पहले तो ये जो है ना, नून लीग वाले पहले तो खुश होते हैं, कोई भी चीज़ आ जाती है ना तो ये खुश हो जाते हैं, बाद में इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है उसी चीज़ के ऊपर। देखिए, ये तो कोई दूर की बात नहीं है, आपकी शाम रात के 2-3 घंटे बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि ज़मान पार्क में कौन है, किसका घर है, वो तो सामने सब कुछ सामने भी आ गया। ये कोई कतरी खत तो नहीं है ना कि हम किसी से बाद में जाके किसी से वो कंफर्म कराएंगे कि जी ये खत ठीक है या गलत है। वो तो सबके सामने चीज़ है। और इमरान खान की जो वो है, वो तो खुली किताब की तरह है कि सारी दुनिया उनको मानती है कि ये बंदा जो है ईमानदार है। इसकी ईमानदारी के ऊपर तो कोई शक हो ही नहीं सकता। और मेरे ख्याल से देखें, चीज़ देखी जाती है एसेट्स। आप जितना बोले किसी के ऊपर कि जी आप फलां करप्ट है, लेकिन एसेट्स जो होते हैं वो बताते हैं कि ये बंदा करप्ट है या नहीं है। आप मुझे बताएं कि चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे कोई और पार्टी के हैं, हमारे हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में आए थे उस वक्त उनके एसेट्स क्या थे, आप क्या है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें कैलकुलेशन में इतना मसला क्यों आ रहा है? मैं तो बिल्कुल इसके हक में हूँ कि सबका एहतसाब होना चाहिए। अगर आपकी पार्टी के कुछ लोगों का नाम आते हैं, लेकिन जाहिर है ये लोग हुकूमत में रहे हैं ना। अगर आपके कैबिनेट मेंबर्स के नाम आते हैं, आप उनको स्टेप डाउन कराएंगे सर? आप उनको स्टेप डाउन कराएंगे सर? मेरी एक गुजारिश तो सुने ना सर जी। उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाए, उनके खिलाफ चीजें सामने आ जाएं, जिस तरह इनके खिलाफ आई हैं कि जी फलां एसेट से बिल्कुल जाना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ तो सिर्फ इल्जाम तराशी है ना, ये बीआरटी की बात कर रहे हैं, ये इनको किसने रोका है? जाए अदालत में बात करे, और बीआरटी में या कोई और चीज़ों में हमें तो ये बिल्कुल आसानी से कहते हैं जी इन्होंने करप्शन किया। मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं तो आप लोग 3 बार हुकूमतों में रहे हैं तो तब ये इल्ज़ाम आप पे लगता है ना। हम ये हमारे 5 साल पूरे हो जाएं, आप सिर्फ इल्जाम ना लगाएं, बताएं कि जी फलां जगह करप्शन हुई है। 5 साल पूरे होने का आपने इंतजार थोड़ी किया था। जिस तरह जब नवाज शरीफ के खिलाफ चीजें आई थी तो आपने उनके 5 साल पूरे होने का इंतजार थोड़ी किया था। आपने कहा कि जी स्टेप डाउन करें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि स्टेप डाउन करें, तहकीकात कराएं, तहकीकात हो जाएंगी तो फिर आप वापस आए क्लियर कर। मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ ना सर जी। सर, मैं तो एसेट्स की बात कर रहा हूँ ना। देखिए, आप किसी और तरफ ना ले जाए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे खिलाफ भी अगर मैं सपोज मैं तहरीक इंसाफ का सबसे पुराना वर्कर हूँ, मैं हुकूमत में रहा हूँ 8 साल पहले मेरे एसेट्स क्या थे और आज क्या हैं, ठीक। तो बिल्कुल मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अगर मेरे एसेट्स बनाए तो वो जाके पकड़े ना, क्यों नहीं पकड़ते? तो पकड़ना चाहिए ना, ठीक है। अगर मेरे एसेट्स हैं, वो कह रहे हैं नहीं पकड़ना, इल्जाम तराशों से तो नहीं होता है ना। एसेट्स सामने होने चाहिए, एसेट्स होने चाहिए। एसेट्स जब एसेट्स सामने आ जाए और मैं जवाब ना दे सकूं, ठीक है, तो फिर तो बिल्कुल बात बनती है। अब ये किस तरफ जा रहे हैं जी, वो बीआरटी में ये हो रहा है, फला में ये हो रहा है। आप प्रॉपर आ जाए, मुझे बता दें, मैं आपके साथ हूँ, यहाँ आ जाए। बीआरटी में मैं तो सबको चैलेंज करता रहा हूँ, माजी में भी करता रहा हूँ। आप आए, मुझे बताएं कि जी बीआरटी में क्या हमने कीमत ज्यादा लगाई है, हमने महंगी बीआरटी बनाई है, आपसे ज्यादा महंगी बनाई है लाहौर से और इस्लामाबाद से, पिंडी से, तो आए ना मेरे से बात करें ना। आप बात तो करते नहीं है, बस ये इल्जाम लगाते हैं कि जी इस पे ये करप्शन हुई है। तो मैं आज भी इनसे कहता हूं, मेरे भाई से, कि आप लाहौर बीआरटी, इस्लामाबाद बीआरटी, इस मुल्तान बीआरटी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के पास आते हैं, सवाल रखता हूं राजा आमिर अब्बास साहब के सामने और तैमूर तारपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में हम पेंडोरा लीक्स के हवाले से बात कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स 2 घंटे में रिलीज़ होने वाले हैं और इसमें कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक बहुत सारे पाकिस्तानियों के इसमें नाम हैं और ये पनामा लीक्स जैसा एक तूफ़ान पाकिस्तान में खड़ा कर सकता है। राजा आमिर अब्बास साहब, ये बताइए कि आप पेंडोरा लीक्स को क्या एक नए पेंडोरा बॉक्स के तौर पर देखते हैं? देखिए, उसका नाम ही पेंडोरा है, तो इट सीम्स कि उसमें जो क्वांटिटी है वो इस दफा कुछ ज्यादा लोगों की आ रही है और बड़ी मेहनत करके काफी जर्नलिस्ट ने इसको तैयार किया है। अब हमने देखना ये है कि जो ऑफशोर कंपनीज हैं, अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि जनाब इसमें पहले भी 400 लोग थे, सिर्फ 1 या 2, उसमें कुछ कैटेगरीज हैं। ये ऑफशोर कंपनी बनती है 2 पर्पज के लिए। एक बनती है कि आपने टैक्स इवेजन करनी होती है, ये कारोबारी हजरात बनाते हैं। एक होती है पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, जिसमें सियासतदान, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, जिनके पास पब्लिक ऑफिस होती हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज की ओनरशिप को छुपाने के लिए ये ऑफशोर कंपनीज में बना के और वहां पे ये प्रॉपर्टीज परचेज करती हैं जी। अब इसमें बड़ा आसान तरीका होता है कि आपको याद होगा कि जब पैनामा का आया तो वो सिग्नेचर्स बनिए के और इनकी फैमिली के दीकर के थे। अभी जमानत की बात होती है तो आपने कहा फरीद साहब एक आए हैं और उन्होंने कहा है ये जो एड्रेस है, ये के साथ वाला घर है, दोनों का एक ही एड्रेस है, तो उन्होंने ऑन किया है और उनके सिग्नेचर भी होंगे उस डॉक्यूमेंट्स पे, तो वहां से क्लियर हो जाएगी। तो अब जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के अगर इसमें नाम आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अनअर्थ होती हैं, तो दुनिया में ये कानून राइज है कि जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो आप अकाउंटेबल हैं, आपने बताना है, क्योंकि आप जब पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं तो आपने डिक्लेरेशन नहीं दी होती। एक तो आपने डिक्लेरेशन नहीं की होती, नंबर 2 आपने ये बताना होता है कि इसकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, ये कहाँ से आपने कमाया। अब मियां नवाज शरीफ साहब का जो मकामा था वो यही था कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था कि ये मेरी जो है तनख्वाह है, ये मेरे एसेट्स हैं। और नंबर 2 जो उनकी प्रॉपर्टीज थी उसकी हद तक उन्होंने क्रिमिनल केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अदालत में जाइए जब्जा और उनको बताइए कि ये सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि जनाब ये है वो ज़राए, पार्लियामेंट में भी कहा, लाइव टीवी पे भी आके कहा, जहां से हमने बनाए। तो राजा आमिर अब्बास साहब, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ऑफशोर कंपनी बजाते खुद इसका होना जो है ये गैर कानूनी नहीं है, इसके पीछे मौजूद सरमाया जस्टिफाइड होना चाहिए, डिक्लेयर्ड होना चाहिए और ये कंपनी अपने असासों में जाहिर करनी चाहिए। और अगर आपकी ऑफशोर कंपनी है भी और आपने उसको असासों में जाहिर किया हुआ है और उसके पीछे जो इनकम है वो डिक्लेयर्ड है और आपको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। आप यही कह रहे हैं? एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। और नंबर 2, बीइंग ए पब्लिक ऑफिस होल्डर, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अब अगर इमरान खान की कोई चीज निकल आती है और उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं की हुई और कोई प्रॉपर्टीज हैं, फिर तो उनसे पूछा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर जो हमारे इससे पहले 10, 15, 20 साल जो हुक्मरान रही हैं मुख्तलिफ पार्टीज की, अगर उनकी प्रॉपर्टीज आती हैं, उन पे ऑलरेडी केसेस हैं। अब वही फ्लैट्स के केसेस हैं। अब फ्लैट्स के साथ अगर कुछ और आ जाता है, या जरदारी साहब की आ जाती हैं, या दीगर मेंबर पार्लियामेंट या पीटीआई के अरकान की आ जाती हैं, तो दे वुड बी आंसरेबल फॉर 2 थिंग्स। वन इज के उनके जो डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं पार्लियामेंट के, उसमें उनका जिक्र नहीं, और नंबर 2 उन्होंने बताना है कि जनाब ये है वो ज़राए जहां से ये मैंने ये या मेरे बच्चों के नाम पे ये प्रॉपर्टीज आई। 9:30 बजे का वेट करते हैं। इट सीम्स के अगर तो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के नाम आते हैं, चाहे सिटिंग मिनिस्टर्स हैं या अपोजिशन के हैं, तो फिर उनके खिलाफ तो फौरी तौर पे कानूनी कार्रवाई जी। वैसे ज़्यादा इम्कान यही लगता है कि इसमें शायद तमाम पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के नाम आ जाएं और अब देखना ये पड़ेगा। अली गौहर बलोच साहब, अगर फ़र्ज़ कीजिए इसमें हुकूमत के लोगों के नाम भी हैं, नून लीग के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कोई ऐसा एक जॉइंट या मुश्तरका कोई स्ट्रेटजी गवर्नमेंट को डिक्लेयर करनी चाहिए या बनानी चाहिए, कोई ऐसी हिकमत अमली और कानूनी चाराजोई करने के लिए, ताकि उसमें बिला तफरीक के जमात के किस जमात से उनका ताल्लुक़ है सबका एहतसाब हो सके?
देखें, इसमें 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत की, आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, हुकूमत का काम एहतसाब करना नहीं है। ये तो देखें ना, पिछले 3 साल नहीं बल्कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को एक झूठे मुकदमा में नाअहल करार दिया गया तो तब से आपने देखा है कि इनके लोग, और ख़ास तौर पर ये हुकूमत में इनके वज़रा के ये तरीके हैं, वो कहते हैं कि फ़लाँ दिन फ़लाँ बंदा पकड़ा जाएगा, फ़लाँ बंदे के ऊपर रेड होगा, फ़लाँ पर नैब ये केस बना देगा, फ़लाँ अदालत से ये फैसला आ जाएगा। इनके पास कौन सा इनको इल्हाम होता है? आज तक जो भी ट्रायल किया गया है हमारा नैब की तरफ से कम और हुकूमत की तरफ से ज़्यादा किया गया है, और इससे साफ पता चलता है कि वो जो नैब न्याजी गठजोड़ है। अभी शौकत यूसुफ जई साहब बात कर रहे थे, मैं इनकी बात सुन रहा था, मैं इनकी 2 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मीडिया पर बैठकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले तो शौकत यूसुफ जई साहब बताएं कि अगर इनकी BRT पेशावर में ये इतने ही इनके शफाफ हैं हाथ, तो फिर ये स्टे ऑर्डर के पीछे क्यों छुपे हुए? अभी मैंने इनको एक मीडिया के प्रोग्राम में देखा था, एक मुस्तनिद एंकर के पास, तो वो उधर ये कह रहे थे कि हम तो स्टे ऑर्डर में इसलिए छुपे हुए हैं कि फिर काम नहीं चलेगा तो काम हमारा खराब हो जाएगा। जो 3 BRTs हमने बनाई, जो कि मतलब है पेशावर के अलावा जो इस्लामाबाद में बनी, जो लाहौर में बनी, जो मुल्तान में बनी, तो इन तीनों की कीमत मिला के भी BRT पेशावर की कीमत ज्यादा है। ये जो भी मीडिया पे बात करते हैं झूठ बोलते हैं और गलत फिगर कोट करते हैं। इनको मेरी गुजारिश सुनिए, इख्तियार वली, आप कह रहे हैं तीनों की कीमत मिला के भी BRT महंगी बनी है? BRT ज्यादा है। फिर दूसरी बात ये, इन तीनों की कितने अरब से कम है, और इसकी अरबों, इसकी कीमत तीनों से मिला के मैं इस बात का चैलेंज करता हूं। और अगर आप कहें तो आप अपने टॉक शो में रख लें। एक है मेरी नहीं, तीनों की फर्दन, तीनों की मिला के भी BRT पेशावर की ज्यादा है। दूसरी मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि हमारे एक MP, आपको पता है, जो इनको KPK में जिस तरह से कि इनको जो हालिया दिमनी इंतखाबात हुए थे उसमें से आपको अंदाजा है कि मतलब है 12 में से 11 सीटें इन्होंने हारी हैं, और परवेज खटक के हल्के में इख्तियार वली जीता है, वहां पर भी इनको शिकस्त फाश हुई है इनकी करप्शन की वजह से। इख्तियार वली ने इसी यूसुफ जई साहब को चैलेंज किया और वो असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कागज लेकर बैठा रहा कि मेरे साथ आकर, तुम चैलेंज करता हूं कि आकर मीडिया के सामने बात करो, और ये मैदान से भाग गए और उधर ना गए। ये एहतसाब की बात करते हैं, इन्होंने KPK में पिछली दफा एक एहतसाब का बोर्ड बनाया था, जब उस वक्त के परवेज खटक चीफ मिनिस्टर के बारे में इनके बनाए हुए वो एहतसाब के बोर्ड ने रिपोर्टें भेजी, तो इमरान खान ने वो एहतसाब का इदारा ही खत्म कर दिया जो अपनी नेक नामी के लिए। आज सिर्फ, आज मेरी गुजारिश सुने, इसको कहना खामोश रहे, मैं इसके बारे में नहीं बोला, ये बात ना करिए सर। आप, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आज मुझे आप असदुल्ला खान बताएं कि मुझे बताएं चीनी चोरों और आटा चोरों का कोई एहतसाब हुआ है? ये कहते हैं अदालत में जाएं। मकसद है कि अदालतों का काम एहतसाब करना नहीं है, एहतसाब करना नैब के इदारे का काम है। आप चीनी चोरों और आटा चोर, आपने नाम जरूर सुने होंगे, आपने ये भी सुना होगा कि इमरान खान ने नोटिस ले लिया, नैब ने नोटिस ले लिया। इसी नैब के चेयरमैन ने यह बात की थी कि अगर मैं PTI का एहतसाब शुरू करूं तो ये 2 दिन भी ये हुकूमत नहीं चल सकती, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। मकसद ये है कि आप जजेस की और आप इदारों के लोगों की वीडियोस बनाकर और उनको ब्लैकमेल करके आप अपनी मर्जी को, और आपके पीछे जो हाथ है वो भी पता है। और आज तक सवाल यह है कि कोई एहतसाब का इदारा इन चोरों और इन लुटेरों और इन डाकुओं को पूछने वाला नहीं। BRT के हवाले से कहते हैं अदालत में चले जाएं। शौकत यूसुफ जई साहब, मुझे ये बताइए, वो कह रहे हैं कि अगर आप तीनों BRTs जो पंजाब में बनी हैं उसको, उनकी कुल रकम से ज्यादा लागत पेशावर BRT की आई है। पहले तो जरा इसका जवाब देना, बाकी साथ साथ चीजें बाकी भी उन्होंने कही हैं। जी असद भाई जो इन्होंने चैलेंज दिया मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये जो उन्होंने बात की ना कि तीनों BRT की कीमत इकट्ठी करके पेशावर की BRT की ज़्यादा, ये चैलेंज तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ये एक को भी छोड़ें, ये तीनों को भी छोड़ें, 2 को करके दिखाएं।
देखें, ये टीवी, नेशनल टीवी के ऊपर जब इंसान बात करता है ना तो दलाइल से बात करता है। ये एक दूसरे को झूठा झूठा, ये किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। हमारे बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, खवातीन देखती हैं। इसको तासुर क्या देना चाहते हैं? इतने हम सियासतदान इतने गिरे हुए हैं कि हम एक दूसरे से बात भी तमीज से नहीं कर सकते हैं। ये अल्फाज देखिए, मैं जिसने भी सीखा, अगर इनको अगर ये पीटीआई से सीखा है इन्होंने, तो पीटीआई ने और भी बहुत कुछ सिखाया है कि करप्शन ना करो, और भी बहुत सारी चीज़ें वो सीख लेते हैं ना। देखो मेरी बात सुने, ये अच्छी बात नहीं है। मैं अफसर असदुल्ला भाई, मैं बहुत अरसे बाद टीवी पे आ रहा हूँ। मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं ये ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन जाता है इंसान खामखा। यानी आप देखें कि 30-35 साल हुकूमत किसने की और जो गंदगी किसके ऊपर फेंकी जा रही है, तो ये बहुत अफसोस की बात होती है। और फिर हम बीआरटी कर रहे हैं। मैं तो देखें, दलाइल से बात कर लें। आप बीआरटी कंपेयर करें, मुल्तान के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, आप कैसे कंपेयर करेंगे? आप पहले तो मुझे ये बताएं, आपकी अपनी बसें नहीं हैं लाहौर के अंदर, आप रेंटेड बसें चला रहे हैं, आपके पास कोई डेपोज नहीं है, ये प्लाजे नहीं है। हमने 3 प्लाजे बनाए तर्ज के, हमारे 68 किलोमीटर हमने इजाफी रूट्स दिया है। आप कहते हैं जी इसकी कीमत ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ रूट बात कर रहे हैं ना, जहाँ से हमने स्टार्ट किया चमकनी से हैदराबाद, वो जो 32 किलोमीटर वो नापे और अपना 32 किलोमीटर नापे, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या है। लेकिन मैं, चूंकि अब मसला ये है कि टीवी पे बोल के इस तरह लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने खुद ही इन्होंने जवाब दे दिया। यही वजह थी जब बीआरटी अभी तो बन गई ना अल्लाह के फजल से, अब तो चल गई। ये तो कह रहे थे बीआरटी है ही नहीं, ये तो कह रहे थे बीआरटी चलती ही नहीं है पेशावर की, ये बना ही नहीं सकते बीआरटी। इसीलिए हम चाहते थे कि हम बीआरटी बना के दिखाएं इनको। ठीक है, हमने बना के दिखाई, बीआरटी चल पड़ी। अब इंशाल्लाह हमारे जो प्लाजे हैं वो तकरीबन ज़ेर तामीर हैं, वो इंशाल्लाह बन जाएंगे। इसके साथ साथ जो और चीज़ें थी हमारी, अब फीडर रूट्स हमने खोल दिए हैं। तकरीबन 80% फीडर रूट्स हमारे खुल चुके हैं। पूरा पेशावर को कवर किया गया है। ये सिर्फ एक रूट नहीं है जो सीधा सीधा जाए। हमने चारसदा रोड, कोहाट रोड, जितने भी रोड्स हम सबको हमने कवर कर लिया है। और इंशाल्लाह ताला इस बीआरटी को सब्सिडी से बचाने के लिए हमने प्लाजे तामीर कर दिए। तो देखिए, हम एक मुस्तकिल काम कर रहे हैं। मेरी बात सुने, देखिए, मैं जो असल बात थी ना, असल बात ये कि जो पेंडोरा लीक्स आ रहा है उससे ये पुरानी बातें रगड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। अब ये देखें कि इसमें कितने नाम आते हैं। ये जो गरीब मुल्कों का पैसा जाके वहाँ जो छुपाया जाता है, जो माजी के अंदर होता रहा है, ये हुक्मरानी तो करते रहते हैं कि आम आदमी तो नहीं पैसा छुपा के बाहर ले जा सकता है। तो ये अच्छी बात है कि इस पे बहुत बड़ा कमीशन बनना चाहिए। और ये कि चाहे जो भी हो, चाहे हुकूमत के लोग हों, चाहे अपोजिशन के हों, लेकिन ये कौम का पैसा है, कौम का पैसा है। इस पे जरूर कमीशन बनना चाहिए और इस पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो बात जो चीखे जाते हैं, जो जी किसी भी जमात से हो सर, ये तो देखें, ये अगर हम नहीं करेंगे ना तो हमारी तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। हम तो यही, इमरान खान की क्रेडिबिलिटी अगर दुनिया में बनी हुई है तो वो ईमानदारी की वजह से बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह ताला ये आज रात को ये सारी चीजें आ जाएगी, लोगों के नाम आ जाएंगे, ठीक है, चलिए, पता चल जाएगा। और इमरान खान के अंदर इतनी जुर्रत है कि उसने एक दिन में 20 MPS को फारिग किया था, आपको याद है? जी। सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो उन पे इल्जाम था कि वो उन्होंने पैसा लिया सेनेट के इलेक्शन के अंदर, 20 MPS को, और वो भी इलेक्शन के दौरान। तो मेरे ख्याल से ये तो कोई भी नहीं करके दिखाए ना कोई लीडर। ठीक है, चलिए तैमूर तारपुर साहब, ये हो सकता है तमाम सियासी जमातों के इसमें नाम हो, अभी थोड़ी देर में सारी डिटेल्स सामने आ जाएंगी, लेकिन आप क्या आने वाले दिनों में सियासत पर असरात देखते हैं पेंडोरा लीक्स के? मुझे तो हैरत होती है जब पीटीआई वाले बात करते हैं करप्शन की और करप्शन ख़त्म करने की, और खान साहब की बात करें यहाँ पर बीआरटी की। बीआरटी में कितने इश्यूज हैं, बीआरटी के आपको प्रॉब्लम्स पता है? बीआरटी के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक पेपर बनाया था 30 सफ़े का, उसमें उन्होंने करप्शन के किस्से लिखे थे, इनकी लो क्वालिटी के और इनके जो डिज़ाइन में जो इश्यूज थे वो सारे पहले लिखे थे। ये नहीं चल सकती, और आए दिन हर रोज़ बीआरटी में कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती आ रही है। ये ज़रा आप अगर हिसाब लगाएं कि जब होना था ये प्रोजेक्ट कितने का था, और उससे 6 दुगना कीमत में इन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाए हैं, करप्शन की है। जहाँ तक बात है इस नए स्कैंडल की, तो मैं उसको वेलकम करता हूँ। बिल्कुल ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए, और जिन वफाकी वुज़रा के
और जिन खान साहब के खासम खास लोगों के नाम आने वाले हैं तो उससे और भी वाज़ेह हो जाएगा कि आपके इल्म में है कि कुछ लोगों के नाम, खान साहब के करीबी लोगों के नाम आने वाले हैं, या आपके करीबी लोगों के नाम, खान साहब के रिश्तेदारों के नाम, खान साहब के वफाकी वुज़रा के नाम, खान साहब के सूबाई वुज़रा के नाम, ये सब नाम आप इसके अंदर देखेंगे। अच्छा, तो ऐसे में आमिर अब्बास साहब फिर एक मुतालबा हो रहा है, अभी बात हुई कि कमीशन बनना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इस पेंडोरा बॉक्स को समेटने के लिए क्या किसी कमीशन की ज़रूरत है? क्योंकि पहले भी बहुत सारे नाम, उन पर तहकीकात ही नहीं हुई, पाया तकमील को कहानी नहीं पहुंची। क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, बड़ी सिंपल सी चीजें, और अनफॉर्चुनेटली इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये होगा कि जनाब जो सियासतदान हैं या मेंबर पार्लियामेंट्स हैं या सेनेट के जो भी अरकान हैं, उनकी हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, उनका डिक्लेरेशन फॉर्म होगा और उसके बाद कोई भी शख्स जाके या इलेक्शन कमीशन खुद से ये नोटिस ले लेगा कि जनाब ये आपकी प्रॉपर्टीज अनअर्थ हुई है, इसके आपने डिक्लेरेशन नहीं दी, मिस डिक्लेरेशन में आता है और वो डिस्क्वालीफाई होता है। नंबर 2 जो बात है कि हम मीडिया पे या टॉक शोज में तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो अदारा है जिसने असल में करप्शन को इरेडिकेट करना है वो है नैब का, और नैब कुछ कहने का अपना काम है। और अगर नए चेयरमैन कोई आ जाते हैं और हुकूमत और अपोजिशन या जो भी तरीक़ेकार है ऐसा चेयरमैन लगाते हैं कि जो वाकई ही करप्शन को खत्म करने के लिए आएगा, पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए नहीं आएगा, रिकवरीज के फिक्र देने के लिए नहीं, बल्कि सजाएं दिलवाने के लिए आएगा, और अवाम के अंदर वो जो एक मिसकंसेप्शन या उनके अंदर जो एक ये आ गया है कि जनाब इस मुल्क में जो एहतसाब है वो एक ऐसा अमल है कि जिसमें अमीर आदमी या मजबूत आदमी पकड़ा नहीं जाता, उसको खत्म करने के लिए आया। तो यकीन करें, देखिए एक बात तो सेटल है कि पाकिस्तान में जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने अरबों खरबों रुपए लूटे हैं। ये बात मौजूदा हुकूमत और इस अडवार में लोगों को अब समझ आ गई है कि भले से उन्हें सजाएं नहीं होती, भले से उनकी जमानतें हो जाती हैं, लेकिन ये जो खरबों की जायदादें हैं ये इनकी जो अपनी नहीं थी, उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था और ये फिर किस अंदाज में लूटिंग एंड प्लंडरिंग हुई है। तो अब इदारों को मजबूत करना मौजूदा हुकूमत का काम था। ये इनिशिएटिव किसने लेना है राजा आमिर अब्बास साहब? ये इनिशिएटिव नैब का को लेना होगा, हुकूमत को लेना होगा, किसी तक कमीशन की तकमील की तश्कील, या फिर कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं होता, ना वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ना उनके पास किसी कानून की बैकिंग होगी। ये सीधा सीधा नैब का केस है, FIA का केस है, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का केस है। और ये भी नैब का केस तब है कि जहां पे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है या कोई बिजनेसमैन है और उसने टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर कंपनीज खोली थी तो FTR वहां पे स्टेप इन करेगी। तो ये मुख्तलिफ पहलूज हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये टॉक शो से ज्यादा अब इदारों की वक्त आ गया है कि मजबूत करें, चेयरमैन नैब अच्छा लगाएं और FBR को दें। और अदलिया में जो आपने 120 अदालतें बनानी थी एहतसाब के लिए, हुकूमत को चाहिए कि फौरन से पेशतर वो अदालतें बनाएं, आपका अदालती सिस्टम मजबूत हो, जजेस होंगे तो सजाएं होंगी ना, नैब ने तो किसी को सजा नहीं देनी। तो ये वो तमाम चीजें हैं, हुकूमत के पास 2 साल है, और अब ये पेंडोरा बॉक्स के जो पेपर्स आ रहे हैं ये इनके लिए एक नया चैलेंज है। और अभी तक अगर ये इत्तेसाबी अमल में नाकामी हुई है तो ये इन्हें एक मौका मिलेगा कि वो अपनी उस दाग को या उस कमी को धो दें और दोबारा से इसमें अगर करप्शन और इस किस्म की चीजें इन्वॉल्व हैं तो आवाम को बता दें कि जनाब हमने इन पेंडोरा पेपर्स की रोशनी में ये 2 साल में अदालतों से और नैब के अदारों से हासिल किया। ठीक है, चलिए जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पास आते हैं, इसमें मजीद बात करते हैं। वाज़ेह रहे कि 9:30 बजे ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ होने हैं और उसमें कहा जा रहा है कि पनामा पेपर से ज़्यादा पाकिस्तानियों के नाम हैं और पनामा पेपर में 444 पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनीज़ के नाम थे, 444, और इससे ज़्यादा इस मरतबा जो है वो ज़राए बता रहे हैं कि नाम शामिल हैं। क्या होगा 9:30 बजे पता चलेगा, लेकिन ब्रेक लेकर इसके मजीद पहलुओं पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे अलीगौर बलोच साहब ये बताइए, एक तो आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया यूसुफ जई साहब ने, वो कह रहे हैं कि आप फिगर्स दें और साबित करें कि बीआरटी जो है वो बाकी तमाम तीनों की कीमत से मिलाकर ज़्यादा महंगी है। दूसरा, आप किसी भी कमीशन की जो तजवीज़ है उससे इत्तफाक करते हैं कि कमीशन बनना चाहिए जो प्रूव करे तमाम सियासी जमातों के लोगों जिनके भी नाम इसमें शामिल होने जा रहे हैं या सियासी शख्सियात के, और देखें कि किसने मिस डिक्लेरेशन की है, किसने असासे छुपाए हैं, किसने डिक्लेयर ही नहीं किया, और फिर यह कि किसकी जो आमदन है वो जस्टिफाइड है अगर ऑफशोर कंपनी के पीछे जो भी है। तो आप इसको इससे इत्तफाक करते हैं? मैं देखें मुख्तसर बात मतलब है आपको बताता हूँ कि यूसुफ जई साहब जो बात कर रहे हैं चैलेंज की, चैलेंज तो इनको कई लोगों ने किया। यूसुफ जई साहब मीडिया पर आकर कह जाते हैं इख्तियार वली इनके एमपी हैं जो परवेज़ खटक साहब के हलके से हरा कर आए, उन्होंने इनकी असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने इनको चैलेंज किया और मनाजरे के लिए चैलेंज किया। और कितने दिन, मैं आपको नंबर देता हूँ उनका, आप इख्तियार वली साहब को और इनको अपने टॉक शो पे सिर्फ BRT पेशावर पर जो मैंने बात की है वो हकायक लेकर आ जाएंगे। उधर इन्होंने फेस नहीं किया, उधर ये नहीं गए, इधर मीडिया पर और बात कर रहे हैं। वो इनकी असम्बली के अंदर बैठकर चैलेंज करते रहे, पूरा मीडिया इकट्ठा होता रहा, टाइम तय हुआ, लेकिन यूसुफ जई साहब उधर नहीं गए। अगर मैं झूठा हुआ तो फिर इख्तियार वली आपके प्रोग्राम में नहीं आएगा पेपर लेकर। आप इख्तियार वली को और इनको बुलाकर इनका मनाजरा करवाएं जिसने सारा BRT का पेशावर, ये वो चैलेंज है जो इख्तियार वली ने सारे पेपर पे होमवर्क करके मुझे बात बताई। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर इख्तियार वली मनाजरे के लिए ना आया तो मैं अपने अल्फाज वापस लूंगा आपके प्रोग्राम में आकर, यूसुफ जई साहब से मदद करूंगा और माफी मांगूंगा पूरी अवाम के सामने। और ये और अगर वो मनाजरे के लिए पेपर लेकर आ गए तो फिर अपनी जज़ा और सजा का ये फैसला खुद कर ले। दूसरी मैं गुजारिश कर रहा हूं, मेरा बड़ा मुख्तसर मौक़िफ़ है, इधर दोहरा मेयार है, ये सिर्फ विक्टिमाइजेशन करते हैं, ये सिर्फ मनपसंद लोगों का जो है वो एहतसाब कुछ लोगों का करते हैं और कुछ लोगों की करप्शन को प्रोटेक्शन देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 5-4 चीजें गिनवाई, मैं कोई टिपिकल बात नहीं कर रहा। ऐसा ही हो रहा था जब मकसद है कि देखिए पाकिस्तान में तब भी ऐसा ही था। नहीं, वो तबका काम कर रहे थे, तबका वो तबका जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पर असरअंदाज होता है, जो जेली लीडरशिप लेकर आता है, जो रात के 12 बजे RTS सिस्टम बंद करके जेली लोगों को कामयाब करवाता है, वो तबका जो जिसने काफ लीग जैसी और PTI जैसी हुकूमतें बनाई, वो देखे ना 3-4 चीजें, अरबों रुपए का स्कैंडल बना अद्वियात पर, 600-700 से मेरी गुजारिश, आप नवाज शरीफ की मेरी आप बात सुन लेना, आप नवाज शरीफ साहब तो बात करते हैं, मुझे बताएं कि मुझे बताएं ये अनफॉर्चुनेट चीज है, मुझे बात नहीं, लेकिन आप ये देखें ना, सारी पार्टीज इसी तरह से इक्तदार में आती रही हैं पाकिस्तान में पिछले 30 साल में, 40 साल में। बात इक्तदार में आने या ना आने की नहीं हो रही, बात एहतसाब की हो रही है। आप बात पनामा का नया जो कमर जमान चौधरी साहब जो आपके नायब चेयरमैन थे, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की 100 से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस थी जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि इन्होंने एहतसाब नहीं किया, एहतसाब के निजाम को तबाह किया। मैं ये कह रहा हूं कि जो एहतसाब का निज़ाम इन लोगों ने कायम किया हुआ है, जो पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होते हैं, उनकी छतरी के नीचे बैठकर पाकिस्तान PTI के लोग और इनके वुज़रा और इमरान खान जो है वो बेनामी एहसासों वाले भी दफात आपने सुने हुए हैं ना। आप अगर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपकी हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, तो क्या एहतसाब के तमाम इदारे बिल्कुल अप टू द पॉइंट जैसा कि मेरिट पर था वैसे काम कर रहे थे, और आपके जाने के बाद इदारों ने काम करना छोड़ दिया और पाकिस्तान का सारा जुडिशियल सिस्टम तबाह हो गया, 126 में से 124वें नंबर पर आ गया? ये बाद में हुआ है सारा। एहतसाब का काला कानून तो बनाया ही परवेज मुशर्रफ के दौर में था, और आपके दौर में क्या उससे पहले उसके तरीका वारदात तब्दील किए जाते हैं, और उससे पहले वारदात तब्दील किए जाते हैं। जो पाकिस्तान एहतसाब ब्यूरो था उससे पहले वो क्या करता था? अगर आज एहतसाब हो रहा होता तो आटा और चीनी चोर जेलों के अंदर होते। अगर आज एहतसाब हो रहा होता तो इमरान खान को सिर्फ
की जो वो है वो सिर्फ नहीं करेंगे जी बात, आप अपने दौर पे नहीं बात करेंगे, इसी दौर पे करेंगे, ये मुझे पता है। आज जो अरबों रुपए की करप्शन, आज जो करप्शन अरबों रुपए की नैब की छतरी के नीचे हो रहे। जी यूसुफ जी साहब। जी देखें, पहली बात तो बलोच साहब की मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। इंसान को रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए सारा मीडिया को पता है कि ये चैलेंज मैंने असम्बली में दिया था। अकरम दुरानी साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर हैं हमारे, उनके बाद पे मैंने चैलेंज किया था और फिर जो स्पीकर ने टाइम मुकर्रर किया, दिन मुकर्रर किया, उससे एक रात पहले उन्होंने माजरत की कि मैं फारिग नहीं हूँ और स्पीकर से उन्होंने कहा कि जी इसका टाइम चेंज कर दें। तो वो उसके बाद फिर टाइम नहीं रखा गया। और ये जो कहते हैं कि इख्तियार वली का तो मुझे पता ही नहीं है कि उनको कब चैलेंज हुआ कब नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर के साथ मेरी बात ज़रूर हुई थी। तो मेरे भाई पहले तो ये खुदा के लिए इस तरह की बातें तब करें जब आपको पूरा पता हो। और दूसरी बात ये कि आपने चैलेंज तो आपने किया है ना अभी कि जी कोर नेशनल टीवी के ऊपर आके कहा है इख्तियार वली को भी साथ बिठा लें पर कायम। और ये जो आपने कहा है कि जो तीनों बीआरटी के रेट्स हैं मिला के इससे ज्यादा है, तो मैं कल रख लें, परसों रख लें, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। आपकी तरह किसी स्टे ऑर्डर के पीछे नहीं छुपेंगे, मैं कोई भागने वाला बंदा नहीं हूँ। तुम लेकर आओ, आप बात किसी और तरफ ना ले जाए प्लीज। सर ये असद ये कोई बात बिल्कुल सिखाएं जरा, और इनको तरीकाकार भी सिखाएं। ये तरीका नहीं है, देखें बात मुकम्मल हो जाए। मैंने आपने चैलेंज किया, मैंने एक्सेप्ट किया ना, मैं तो नहीं भाग रहा हूँ। मैं तो आपसे कह रहा हूँ इख्तियार वली को भी साथ बिठा लें ताकि आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। दूसरी बात ये देखें, आपने जो आप MP है ना, ले देखिए बात होती है करप्शन उधर का, ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। बलोच साहब देखें, आप इतने सीनियर बंदे हैं, खुदा के लिए इस तरह ना करें आप। मैं इज्जत करता हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, कह रहा हूँ कि मैंने चैलेंज किया, मैं उस पर कायम हूँ। के अंदर मैं चलें, मैं तैमूर तालपुर साहब का जरा मौक़िफ़ ले लूँ। मैं तो फैसला तो असद भाई ने करना है। चलें तैमूर तालपुर साहब, देखिए सवाल ये हो रहा था अभी जो बलोच साहब बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे इस वक्त जो इशू है, इस वक्त इशू ये है कि जो पनामा के बाद जो दूसरी लीक्स आने वाली है, इस पे बात करें, क्योंकि इस मुल्क का जो है ना पूरा दारोमदार इन चीज़ों के ऊपर है कि मुल्क किसने लूटा। आज जिन्होंने लूटा है वो ताने दे रहे हैं, मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस भी हो रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ को यानी इसको दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। चलें, ये तो भी तय नहीं हो पाया कि किसने लूटा है, कौन लूटा है। तालपुर साहब ये बताएं क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो पहले लेकर आए ना, कोरोना आप अपने लीडर को पहले लेकर आए, पाकिस्तान में लेकर आए, उनसे पूछे कि पनामा लीक्स में अगर आपका नाम नहीं है तो आप क्यों भागे। आजकल मीटिंग कर रहे हैं, वापस पहले हमने नवाज शरीफ को तो लेकर आए पाकिस्तान में। हमारा तो कोई लीडर नहीं भागा है सर, लूट रहे हैं। यही तो सर हमारा तो कोई लीडर बाहर नहीं भागा है, बना लिया पहुंच गया। हमारे तो जितने लीडर हैं, मैं चाह रहा हूँ राजा आमिर अब्बास साहब का, तैमूर तालपुर साहब का एक पॉइंट लें। यूसुफ भाई साहब अपने लीडर को तो लेकर आओ, साहब में आपको पनाह नहीं मिलेगी। तैमूर तालपुर साहब का और राजा आमिर अब्बास साहब का मौके मुझे लेने दें, वक्त बिल्कुल कम रह गया है। क्या होना चाहिए तालपुर साहब, जरा बताइए। लेकर आओ, वो तो सामना करे अदालतों का। जी तालपुर साहब। और भाई आप बलोच साहब एक मिनट प्लीज, बाकी लोगों को भी बात करने लेकर आए। बलोच साहब बात जिनकी जेबें भरते रहे, ये नामुनासिब बात है, बाकी मेहमान भी प्रोग्राम में बैठे हैं, उनको बात करने दें। जी तैमूर तालपुर साहब। जी जरूर बात करें। जिसने कहा था कि वो 1 रुपया फंड IMF से लेने से पहले खुदकुशी कर लेगा, उसने इतना फंड ले लिया। 70 साल की तारीख में जितना फंड 70 हुकूमतों ने लिया होगा, उससे ज्यादा लोन ये लेकर खा चुके हैं, पी चुके हैं, हजम कर चुके हैं। पर भी इनका वक्त आ गया, इनका हारमा हम दुरुस्त करेंगे और ये पैसे हम इनके पेट से निकालेंगे जो उन्होंने ज्यादती की है। और जो दुनिया कह रही है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि इन्होंने करप्शन को 117 नंबर से 124वें नंबर पे पहुंचा दिया है, वो हमको किस्से दे रहे हैं अपनी शराफत के। तो अवाम ये किस्से मानने को तैयार नहीं है। अवाम को पता चल गया है, ये पैसे बनाने आए थे, ये मुल्क लूटने आए थे, उन्होंने मुल्क को लूटा है। आज जिन लोगों ने इनको वोट दिए थे वही उनको कोस रहे हैं। जो इज्जतदार आदमी शराफत से अपना 2 वक्त का खाना खाता था, वो 1 टाइम का खाना खाने के लिए परेशान बैठा हुआ है।
जी ठीक है, चलें सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के सर जाता। ठीक है, चलें जी राजा आमिर अब्बास साहब, अब ये थोड़ा टाइम रह गया, कोई 1.5 घंटा रह गया, ये बताइए कि क्या इसके कुछ खास TORs के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जिन इदारों का आप कहे थे कि FBI, FIA, NAB, इन तमाम इदारों को अपना रोल प्ले करना होगा, ये क्या सुप्रीम कोर्ट इसको इनिशिएट करेगी, हुकूमत इनिशिएट करेगी, इसका मैकेनिज्म कैसे बन सकता है, कैसे बनना चाहिए? देखिए, इनिशिएट तो आपका कानून ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। जो पहले आया था पनामा पेपर्स, उसमें जो प्रॉब्लम पेश आई थी, उस वक्त चेयरमैन थे कमर जमान चौधरी साहब, और कमर जमान चौधरी तय करके आए हुए थे कि उन्होंने एहतसाब नामी कोई अमल नहीं करना। अब जो उनसे हैं, जो मौजूदा चेयरमैन है, ये सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। 5 दिन के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, अपनी ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हुकूमत अब इसमें नैब के जो चेयरमैन है उसकी अपॉइंटमेंट में क्या कानून साजी करती है। चलें, शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब और बाकी तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।